नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पुस्तक चर्चा के इस कार्यक्रम में आज अपने चैनल के माध्यम से हम बात करेंगे एक औपन्यासिक कृति जिसका नाम है महारानी हासिपसुत। यह कृति संवाद प्रकाशन मेरठ से वर्ष 2018 में प्रकाशित हुई। 156 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य पेपर बैग्स में मात्र 100 रुपये है। इस कृति के लेखक हैं श्री सुधीर निगम जी। औपन्यासिक कृतियों में पौराणिक व ऐतिहासिक कृतिकार के रूप में सुधीर निगम जी का जाना पहचाना नाम है। यह कृति उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत है। अब बात करते हैं महारानी हासिपसुत की, जो कि मिस्र की महारानी थी। राजरानियों के ऐसे विचित्र नाम 5000 साल पहले मिस्र में प्रचलित थे। महारानी हासिपसुत, जिसे आज से 3500 साल पहले मिस्र की स्वतंत्र शासिका के रूप में जाना जाता है। मिस्र के कब्रगाहों में रानी की मम्मी मिलने में बहुत कठिनाई हुई, पर उसका इतिहास जानने के बाद पुरातत्ववेत्ताओं ने उसे संसार की प्रथम महिला शासक घोषित किया। महारानी की इस ऐतिहासिक प्रसिद्धि ने लेखक को इस उपन्यास को लिखने के लिए प्रेरित किया और गहन शोध के पश्चात यह उपन्यास सामने आया। प्रस्तुत उपन्यास सिर्फ महारानी के जीवन गाथा ही नहीं प्रस्तुत करता है, यह मिस्र के प्राचीन इतिहास को, पिरामिडों के निर्माण की सूक्ष्म प्रक्रिया को, प्रभावशाली मृत व्यक्तियों की मम्मी में तब्दील किए जाने की विधि को, आम नागरिकों के जनजीवन को, युद्ध के जीवंत दृश्यों को, तत्समय के कथा और काव्य साहित्य को प्रमुखता से प्रस्तुत करता है। उपन्यास का प्रारंभ नील नदी की पूजा के सार्वजनिक उत्सव को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने से होता है। उत्सव का प्रारंभ संगीत और गायन से होता है। उस समय भी बांसुरी वादन प्रचलित था। नील का उत्सव बहुरंगी है। झंडियों से सुसज्जित नौकाओं से देव मूर्ति को नदी पार स्थित दूसरे मंदिर में पहुंचाया जाता है। मिस्रियों को अपनी सभ्यता पर, अपनी परंपराओं पर गर्व है और वे मानते हैं कि संसार को सभ्यता और धर्म की सौगातें देने वाला उनका ही देश है। नाव में बैठ वे गाते हैं, शुरू हुई थी यहाँ सभ्यता, यहीं मिस्रियों ने पहली बार धरा की कोख में बीज डाला था। धर्म उगा था बीजों पर, देखा हमने सूरज की गर्मी नरमी को, आभार अपोलो का जब हमने प्रकट किया, तभी शिल्पी ने जन्म लिया। हासिपसुत किशोरी ही थी कि महल में कठपुतली का तमाशा आयोजित होता है। खेल के माध्यम से महारानी के 3 पीढ़ी पूर्व मिस्र को विदेशियों द्वारा 200 वर्ष तक गुलाम रहने की कथा बताई जाती है। यहीं पर किशोरी हासिपसुत की पहली और अंतिम प्रेम कथा जन्म लेती है। इस प्रसंग में लेखक किशोर प्रेम की अभिव्यक्ति का रोचक वर्णन प्रस्तुत करता है। वह लिखता है कि राजकुमारी की आंखें राग दीप्त हो उठी। दृष्टि की पिपासा किसी तरह निवृत्त नहीं हो पा रही थी और होठों की पिपासा उसका पूरा गात काँप उठा, शायद धड़क उठा। वह मंत्रबिद्ध सी बढ़ी। स्वप्नचारी पैर उठाकर शैया के पास घुटनों के बल बैठकर उसने अपने अनछुए अनृप्त होंठ कलाकार के तृप्त होठों पर रख दिए। कलाकार के प्रेम की दीवानी हासिपसुत कुछ समय पश्चात अपने पिता महाराज थुतमोस तृतीय के साथ युद्ध स्थल की ओर प्रयाण करती है। मार्ग में उसकी अनंत जिज्ञासाओं को
शांत करते हुए पिता उसे मिस्र का इतिहास, पिरामिड निर्माण विधि, देवताओं की पूजा का रहस्य और युद्धों की अनिवार्यता बताते हैं। इसी युद्ध में हासेपसुत का पिता धोखे से मारा जाता है। उसे युद्ध से वितृष्णा हो जाती है और अपने 20 वर्ष के शासनकाल में वह कोई युद्ध नहीं लड़ती है। यद्यपि उस समय लूट के माल के लालच में पुरोहित अपने राजाओं को युद्ध के लिए भड़काते थे। हासेपसुत के शासिका बनने की प्रक्रिया में राजनीतिक दांवपेचों का लेखक ने बड़ी सूक्ष्मता से वर्णन किया है। वह स्त्री सशक्तिकरण की प्रथम पुरोधा थी। राजमहल में उसके साथी और शासन के सहयोगी राजवंशी न होकर सामान्य युवतियां थीं। जहां अवसर मिला है, लेखक ने स्त्रियों के शोषण से उपजी कुरीतियों पर चोट की है और इतिहास सम्मत ढंग से उसका निर्मूलन दिखाया है। इनमें सबसे निंदनीय प्रथा देवदासी की थी। शिक्षा और सामाजिक जागरूकता की अनिवार्यता को प्रमुखता से व्यक्त किया गया है। हासेपसुत अपने पिता से कहती है कि मैं चाहूँगी कि मिस्र में शिक्षा का प्रसार हो, ऐसी शिक्षा नहीं जो उन्हें धर्मांध बनाए, प्रत्युत ऐसी शिक्षा जो उन्हें उनके अधिकारों से परिचित कराए। महारानी का सौतेला भाई जब वयस्क हो गया तब राजनीति के अनुसार हासेपसुत को उससे शादी करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा उसे सत्ताच्युत होना पड़ता। कृति में घटनाओं को ऐसा मोड़ दिया गया है कि हासेपसुत को ज्ञात हो जाता है कि वह नपुंसक है। यह ऐतिहासिक सत्य है जिसकी जानकारी महारानी को बड़े नाटकीय ढंग से मिलती है और वह उससे शादी कर लेती है। वह अंत तक अपने सौतेले भाई को अपने अंगूठे के नीचे रखती है। इस प्रसंग को इतने रोचक और रहस्यमय ढंग से वर्णित किया गया है कि पाठक भी दम साध कर पढ़ने के लिए बाध्य हो जाता है। संसार का पहला चिड़ियाघर स्थापित करने का श्रेय भी महारानी हासेपसुत को ही है। वह अपनी सखी व दासियों के साथ चिड़ियाघर का निरीक्षण करते हुए हर पशु पक्षी से वार्ता करती है। स्त्रियों का पशु प्रेम कोई नया नहीं है, परंतु कृति में उपन्यासकार इस पशु प्रेम की अभिव्यक्ति जिस ढंग से करता है वह अवश्य नया है। एक उदाहरण देखिए कि शशक को देखकर वह नीचे बैठ गई। शशक, तुम कितने भोले हो। शशक ने कान फड़फड़ाए, अर्थात ठीक कहा। फिर एक मृगी के पास गई। कुछ देर उसे देखती रही। कदाचित उसे अपने एडेक्स हिरन की याद आ रही थी जो अब मर चुका था। ओह, तुम्हारे नयन तो बड़े निर्दोष हैं। मृगी ने आंखें झपकाई और अपना मुंह थोड़ा ऊंचा कर दिया। महारानी हासेपसुत का अंत बड़ा दुखद है। पुरातत्ववेताओं के अनुसार वह कई व्याधियों से पीड़ित थी। उस समय की प्रचलित चिकित्सा झाड़ फूंक थी जिससे उसे घृणा थी। मृत्यु के बाद महारानी का शव गुप्त रूप से एक मंदिर में ले जाया जाता है और उसकी स्वनिर्मित समाधि के बजाय एक साधारण कब्र में दफन कर दिया जाता है। पूरे उपन्यास में घटनाओं का प्रवाह अत्यंत दुर्दम्य है। लेखक ने उसे तेजी से घटित होते घटनाक्रम से और सुष्ठु भाषा से संभाला है। पात्र एवं चरित्र उपन्यास को गति देने के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक परिवेश को अभिव्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश काल व वातावरण का सजीव चित्रण रोचकता के साथ जिज्ञासा को जन्म देता है। सर्वथा एक पठनीय उपन्यास के लिए आदरणीय सुधीर निगम जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और बधाई तो खैर उन्हें साहित्य जगत ने दिया, उनकी इस कृति को पुरस्कार मिला है। मैं अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ आपसे फिर मिलूंगी। चलते चलते मैं इस कृतिकार का नंबर आपको उपलब्ध कराती हूँ। नंबर आप नोट कर लीजिए, 9839164507। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9839164507।
39164507। दोस्तों, हम फिर मिलते रहेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।